हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती एवं सीटेट के लिए हम देख रहे थे एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान, जिसका हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आज हमारा शैक्षिक मनोविज्ञान पर एजुकेशनल साइकोलॉजी का लेक्चर 3 है। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जहां हमें शैक्षिक मनोविज्ञान के आगे का पढ़ना है। यदि प्रीवियस लेक्चर्स आपने अटेंड नहीं किए हैं तो आपको छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। उसमें आपको सभी वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि यदि आप चैनल पे न्यू है, यदि आप चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँचती रहे। साथ में यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये कुछ जानकारी है। यदि आप ABEO एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे PDF कोर्स में भी एनरोलमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप हमारे PDF प्लस वीडियो कोर्स में एनरोलमेंट करना चाहते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं, या फिर आप केवल और केवल PDF कोर्स में एनरोलमेंट करना चाहते हैं तो आप संगवारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको हमारे मोबाइल ऐप में अवेलेबल हो जाएगा। मोबाइल ऐप की लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल ऐप की लिंक है। साथ में कमेंट सेक्शन में पिन्ड कमेंट है, तो वहाँ से भी आप मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके संगवारी बैच में एनरोलमेंट करवा सकते हैं। लेकिन जल्द करवाइएगा, क्योंकि ऑफर वैलिड केवल और केवल टॉप 200 स्टूडेंट्स के लिए ऑफर है। साथ में यदि आप CG व्यापम के अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यकीन बैच में भी ज्वाइन कर सकते हैं। यकीन बैच के अलावा CGPSC और CG व्यापम का कंबाइंड बैच चल रहा है, तो कंबाइंड बैच में भी आप लोग अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं। लेकिन ये ऑफर केवल और केवल 15 अगस्त तक वैलिड है, तो आप जल्द से जल्द यकीन बैच में यदि आप इच्छुक हैं ज्वाइन करने के लिए तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी किसी भी कोर्स की किसी भी जानकारी के लिए आप हमें दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, साथ में कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जहां हमें देखना है शैक्षिक मनोविज्ञान के आगे का। क्योंकि अब तक हमने क्या देखा है, तो अब तक हमने शैक्षिक मनोविज्ञान का पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा, फिर हमने मीनिंग देखा है, फिर हमने डेफिनेशन देखा, फिर हमने नेचर देखा, फिर हमने एम और फंक्शंस देखे हुए हैं। किसके? तो शैक्षिक मनोविज्ञान के। ठीक है, जिसके अंतर्गत हमने मीनिंग में क्या देखा था, तो शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान। शिक्षा के 2 आयाम होते हैं, पहल और या फिर हम बोल सकते हैं शिक्षा अपने साथ में 2 पहलुओं को समाये हुए हैं। कौन कौन से? एक शिक्षक होते हैं और दूसरे शिक्षार्थी होते हैं। शिक्षक वो जो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, जो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, शिक्षार्थी वो जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो इनके विषय में यदि हम मनोवैज्ञानिक रूप से अध्ययन करेंगे तो उसे ही हम शैक्षिक मनोविज्ञान की श्रेणी में रखेंगे। ये हमने अर्थ देख लिया था। ठीक है, साथ में हमने डेफिनेशंस भी देखे थे, डिफरेंट स्कॉलर्स के, डिफरेंट एजुकेशनिस्ट के, डिफरेंट पर्सन्स के हमने क्या देखे थे, तो हमने डेफिनेशंस भी देखे थे, परिभाषाएं देखी थी। साथ में हम प्रकृति देखे थे। तो प्रकृति हमने देखी थी कि इसकी प्रकृति क्या होती है। इसकी प्रकृति यह एक विज्ञान है, यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ साइंस। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ साइंस। केवल हमने देखा था कि केवल हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने विज्ञान में एंड कर दिया था। आज हमें उसके बारे में और उसकी प्रकृति को जानते हैं कि और क्या क्या प्रकृति होती है एजुकेशनल साइकोलॉजी की। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है कि एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको मिल गया है कि पिछले लेक्चर्स में हमने क्या देखा है और आज हमें क्या देखना है। तो यदि हम नेचर की बात करते हैं तो इट्स नेचर इज साइंटिफिक as it has accepted that it is a science of education. It is a science of education. इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है, क्योंकि यह स्वीकार किया गया है कि यह शिक्षा का विज्ञान है। क्या माना गया है इसे? शिक्षा का विज्ञान। ठीक है, साइंस ऑफ एजुकेशन। वी कैन समराइज द नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन द फॉलोइंग वेज। हम शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति को निम्नलिखित तरीकों से संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं। और किस तरीके से हम प्रस्तुत करेंगे, आइए देखते हैं। अभी आपको क्या याद रखना है
इसे इसकी वैज्ञानिक प्रकृति है। क्यों इसकी वैज्ञानिक प्रकृति है? क्योंकि इसे शिक्षा का विज्ञान माना जाता है। क्या माना जाता है? तो शिक्षा का विज्ञान है, साइंस ऑफ एजुकेशन है, याद रखना है ना, साइंस ऑफ एजुकेशन है। ठीक, फिर उसके बाद यदि हम बात करें तो क्या क्या है इसकी प्रकृति, तो सबसे पहले है, ये तो एक साइंस है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ साइंस, शैक्षिक मनोविज्ञान एक विज्ञान है। साइंस इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी concerned with observation of facts and establishment of verifiable general laws. Science employs certain objective methods for the collection of data. It has its objective of understanding, explaining, predicting and control of facts. क्या बताया गया है? जब इसे विज्ञान कहा गया है तो विज्ञान है क्या? तो विज्ञान तथ्यों की अवलोकन और सत्यापन योग्य सामान्य कानूनों की स्थापना से संबंधित अध्ययन की एक शाखा है। कि क्या करता है? अवलोकन करता है और सत्यापन योग्य सामान्य कानूनों की स्थापना, यानी कि फैक्ट्स, जनरल लॉज को क्या कर देता है? एस्टैब्लिश करता है। कैसे कर पाया? जब ऑब्जर्व किया जाता है तब तो लॉज एस्टैब्लिश हो पाते हैं। जब न्यूटन ने देखा कि अच्छा सेब तो नीचे गिरा, सेब नीचे गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया, तो उन्होंने क्या बना दिया? उन्होंने 3 नियम बना दिए कि नीचे से हम पढ़ते न्यूटन के 3 नियम, 3 laws of Newton, for Newton's first law, Newton's second law and Newton's third law। पढ़ते हैं कि नहीं? इसका मतलब अवलोकन किया जाता है। यदि हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान एक ऐसी अध्ययन की शाखा है जहां पे अवलोकन किया जाता है एवं सत्यापन योग्य सामान्य कानूनों की स्थापना से संबंधित, या फिर हम बोल सकते हैं अवलोकन किया जाता है एवं सामान्य कानूनों की स्थापना कर दी जाती है। हम इस तरीके से बोल सकते हैं इसे। और क्या बताया गया है कि साइंस एम्प्लॉय सर्टन ऑब्जेक्टिव मेथड्स, Science employs certain objective methods for the collection of data। विज्ञान डेटा के संग्रह के लिए कुछ उद्देश्य विधियों को नियोजित करता है कि हमें क्या करना है। जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हम बिल्कुल लिखते हैं ना, मेथड्स ये हैं, प्रिंसिपल्स ये हैं, इस तरीके से हम लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया? इट एम्प्लॉय सर्टन ऑब्जेक्टिव मेथड्स फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा। हम इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम संग्रह कर रहे हैं डेटा का। ठीक, फिर क्या है इसका उद्देश्य? तथ्यों को समझना, समझाना, भविष्यवाणी करना और नियंत्रण करना है। क्यों ये कलेक्ट कर रहे हैं? बिकॉज इट हैज इट्स ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट आर दे? अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, एक्सप्लेनिंग द थिंग्स एंड प्रेडिक्टिंग एंड कंट्रोल ऑफ द फैक्ट्स। That's why science is collecting what? Science is collecting the data. After observing, it has established certain general laws और रूल्स वी कैन से। हम बोल सकते हैं कि अवलोकन के बाद विज्ञान क्या करता है कि कानूनों की स्थापना कर देता है। क्यों, ये किस तरीके से ये कार्य कर रहा होता है? तो पहले ये डेटा कलेक्ट करता है, डेटा का संग्रह करता है जिससे इसके कुछ उद्देश्यों की पूर्ति हो जाए। और वो उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है तथ्यों को समझना, समझाना, भविष्यवाणी करना और उनका नियंत्रण करना। ये होता है विज्ञान। लेकिन शैक्षिक मनोविज्ञान को विज्ञान क्यों कहा गया? क्योंकि यही चीज तो शैक्षिक मनोविज्ञान कर रहा है। किसी भी अन्य विज्ञान की भांति शैक्षिक मनोविज्ञान ने भी आंकड़ों के संग्रहण की वास्तुनिष्ठ विधियां विकसित की हैं। इसका उद्देश्य मानव व्यवहार को समझना, भविष्यवाणी करना और नियंत्रित करना भी है। और यही तो किया जाता है। क्या करते हैं साइकोलॉजिस्ट? और यही कल मैंने आपको समझाया भी है। लेक्चर 2 पहले देखिए। पहले तो मैं ये आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि पहले जो लाइन से जितने लेक्चर डल रहे हैं वैसा ही देखिए। बीच से यदि आप देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो लाइन से आप अटेंड कीजिए, जिससे आपकी एक हॉलिस्टिक वे में प्रिपरेशन होनी चाहिए ना, कि बीच बीच से हम उठा करके पढ़ेंगे, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर हमें बर्डन सा लगेगा, अरे ये भी बचा है, वो भी बचा है, कैसे करें। तो इससे अच्छा कि हम पूरा लाइन से चलेंगे। हमें बिल्कुल हर चीज याद होनी चाहिए, व्हाट मैटर्स, हमें याद हो जाए कुछ चीज। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप जो लेक्चर जिस तरीके से डल रहे हैं आप उसको वैसे ही देखिए। यहाँ पे हम बात करते हैं, लाइक एनी अदर साइंस, educational psychology has also developed objective methods of collection of data. It also aims at understanding, predicting and controlling human behavior. क्यों?
ये क्यों संग्रहण कर रहा है, ये आंकड़ों का संग्रहण क्यों कर रहा है, अच्छा ये वाला केस ऐसा था, अच्छा इसमें ये होता है। डॉक्टर्स क्या करते हैं, व्हाट दे आर डूइंग, कि डिफरेंट वायरस ऐसे हैं जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, बिल्कुल वो लोग अलग अलग फैक्ट्स पूरे पढ़े हैं, हर चीज को क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करके देखिए, प्रैक्टिकल बिल्कुल करवाया जाता है, फिर उनके दिमाग में क्या, उनके दिमाग में पूरा संग्रहण होता है और फिर चीजें उनको इतनी मतलब क्रिस्टल क्लियर रहती हैं। ये क्या कर रहे होते हैं, तो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं, शैक्षिक मनोविज्ञान क्या कर रहे हैं, वो भी तो संग्रहण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य है मानव व्यवहार को समझना, कि ये व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ाया जा रहा है, ये व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, कहीं ये डिप्रेस्ड तो नहीं है, कहीं ये चिंतित तो नहीं है, कहीं इसे कुछ चीज बताई जा रही तो इसे ऐसा तो नहीं है कि इसको बस कान में घुस रहा है और इसके दिमाग तक नहीं जा रहा है, ऐसा कोई कारण, ऐसा क्या कारण है, तो समझना, भविष्यवाणी करना और नियंत्रित करना, कैसे बच्चा कंट्रोल में रह सकता है, कैसे इसकी बिहेवियर को कंट्रोल में किया जा सकता है। इट मीन्स, तो यहां से क्लियर हो गया कि ये क्या है, ये तो साइंस है। यदि मैं आपको क्यों इतना डिटेल में करवा रही हूं कि यदि क्यों है पूछा गया तो भी आपसे गलत नहीं होना चाहिए। फिर सेकेंड थिंग, यदि हम बात करें कि शैक्षिक मनोविज्ञान प्राकृतिक विज्ञान भी है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ नेचुरल साइंस, वहां पे साइंस बोला गया, यहाँ पे नेचुरल साइंस बोला जा रहा है। क्या बताया गया है यहाँ पे, एन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट कंडक्ट हिज इन्वेस्टिगेशंस, गैदर्स हिज डेटा एंड रीचेस his conclusions in exactly the same manner as physicist or the biologist। क्या बताया गया है, जो एक शैक्षिक मनोवैज्ञानिक होते हैं अपनी जांच करते हैं और अपना डेटा इकट्ठा करते हैं और अपने निष्कर्ष पर ठीक उसी तरह पहुंचते हैं जैसे कि भौतिक विज्ञानी या जीव विज्ञानी पहुंचते हैं। यानी कि नेचुरल साइंस हुआ, यानी कि प्राकृतिक विज्ञान भी तो हुआ, जैसे वो काम कर रहे हैं वैसे ये भी तो काम कर रहे हैं। इसका मतलब कि यहाँ से पता चलता है कि यदि पूछा गया कि क्या यह प्राकृतिक विज्ञान है, तो बिल्कुल आपके में यदि ऑप्शन देगा तो हाँ बिल्कुल ये नेचुरल साइंस भी है। नेचुरल साइंस दे दिया, बिहेवियरल साइंस दे दिया, साइंस दे दिया, कौन सा है प्राकृतिक। यदि हम बात करें कि एजुकेशनल साइकोलॉजी, व्हाट इज द नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसका मतलब यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव, ये भी लिखा हुआ है। आपका आंसर यहाँ पे आप बताइए क्या है आपका आंसर, उपरोक्त में से सभी, या प्राकृतिक विज्ञान है, यह बिहेवियरल व्यवहारिक विज्ञान है, यह विज्ञान है, और ये क्या लिखा है, उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर क्या बनेगा, उपरोक्त सभी। ये बिहेवियरल साइंस को कल मैंने आपको पढ़ाया है, व्यवहारिक विज्ञान भी कहा जाता है। ये समझ में आ रहा है आप लोगों का। इस तरीके से यदि प्रश्न बनता है तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। मेरी अपेक्षा आपसे यही रहेगी कि आप लोगों का गलत, मैं आप लोगों का कोई क्वेश्चन गलत होने नहीं दूंगी, है ना। यदि आप तरीके से यदि लेक्चर आपने अटेंड किया है वो भी तरीके से, आपका गलत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैं आप लोगों के कान में इतनी बार चीज़ों को डाल दूंगी कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठोगी तो आपके दिमाग में ना कही हुई बात, अच्छा हमने सुना क्या था, वो चीज आएगी। तो यहाँ से आपको याद रखना है प्राकृतिक विज्ञान है। क्यों है, क्योंकि जिस हिसाब से भौतिक विज्ञानी और जीव विज्ञानी काम कर रहे होते हैं, जांच करते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं और निष्कर्ष पे आते हैं, उसी तरीके से तो शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद में यदि हम बात करें कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ सोशल साइंस, यह एक सामाजिक विज्ञान भी है। कैसे है, आइए देखते समझते। लाइक द सोशोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल साइंटिस्ट, द एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट स्टडीज ह्यूमन बींग्स एंड देयर सोशेबिलिटी। क्या बताया गया है, जैसे समाजशास्त्री, मानव विज्ञानी, अर्थशास्त्री या राजनीतिक वैज्ञानिक की तरह शैक्षिक मनोवैज्ञानिक मनुष्य और उनकी सामाजिकता का अध्ययन कर रहे होते हैं। अच्छा, ये बच्चा क्यों लोगों के सामने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, ये बच्चा अकेले में बहुत अच्छा है लेकिन जब 4 लोगों के बीच में जाता है तो इतना डरा सहमा क्यों है। आपको समझ में आ रहा है, डरा सहमा क्यों है। लोगों के ये इसे तो इतनी सारी चीजें याद है लेकिन वो वहां पे खड़े अपने याद की हुई चीजें वो वहां पे बोल क्यों नहीं पाया। इसका मतलब कि उनकी सामाजिकता का अध्ययन कर रहे हैं। कौन, तो शैक्षिक मनोविज्ञानी, मनुष्य और उनकी सामाजिकता का अध्ययन भी किया जा रहा है कि कितना ज्यादा ये सोशली कितना कैसा है इसका नेचर,
इसीलिए बोला गया है कि यह एक सामाजिक विज्ञान भी है, क्योंकि यदि आप राजनीतिक विज्ञान पढ़ोगे तो उसमें यही तो बताया गया है कि किस तरीके से होनी चाहिए। आप यदि पॉलिटिकल साइंस को रीड करोगे, डिफरेंट फिलोसोफर्स को जब आप पढ़ोगे, आप प्लेटो को पढ़िए, आप एरिस्टोटल को पढ़िए, हमें पता चलेगा, आप इवन इंडियन फिलोसोफर्स को पढ़िए आप, ठीक है, तो वहां से हमें पता चलेगा कि अच्छा उनका कहना क्या है, एग्जैक्टली वो चाहते क्या है, कि किस तरीके से स्टेट हो, स्टेट किस तरीके, मैकियावेली को पढ़िए, मार्क्सिज्म की थ्योरी पढ़िए, तो हमें पता चलेगा कि अच्छा यही चीज, ऐसे सोशलॉजिस्ट, यही, इसमें भी तो हम पूरे फिलोसोफर्स को तो पढ़ रहे होते हैं। इसका मतलब यहाँ से हमें समझ में आता है, क्या समझ में आया, कि सामाजिकता का अध्ययन तो शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कर रहे हैं, इसका मतलब कि यह सामाजिक विज्ञान भी है, सोशल साइंस भी हुआ। फिर शैक्षिक मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है, क्या है, पॉजिटिव साइंस भी है। पॉजिटिव साइंस कैसे हुआ, जैसे कि नॉर्मेटिव साइंस लाइक लॉजिक और एथिक्स deals with facts as they ought to be, as they ought to be, कि क्या बताया गया, लॉजिक या एथिक्स जैसा मानक विज्ञान तथ्यों के साथ वैसा ही व्यवहार करता है जैसा उन्हें होना चाहिए। मनुष्य what one ought to be, हमें कैसा होना चाहिए, एक देश को कैसा होना चाहिए, एक राजा को कैसा होना चाहिए, what ought to be, समझ में आ रहा है, what ought to be. A positive science deals with facts as they are or as they operate. सकारात्मक विज्ञान क्या करता है, तो सकारात्मक विज्ञान तथ्यों से संबंधित वो जैसे वे हैं या जैसे वे काम करते हैं उन्हें वैसे ही स्वीकार करता है। सकारात्मकता देखना, सकारात्मक बनिए, बोला गया सकारात्मक बनिए। सकारात्मक आप कैसे बनोगे, आप जब दूसरों में कोई सा भी डिफॉल्ट निकालना बंद कर दोगे कि ये ऐसा, वो ऐसा, ये करना है, वो करना है, बहुत बहुत समस्या है हमारे जीवन में, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, कुछ चीज तो सही हो ही नहीं रहा है, तो हमारी ये सकारात्मक भी, ये हम नकारात्मक बन रहे हैं। केवल और केवल नकारात्मकता केवल ये नहीं होती, नहीं वाला कुछ नहीं होता, कि केवल नेगेटिव मीनिंग मतलब नॉट होता है, वो तो इंग्लिश के लिए है। यदि हम अपनी सोच की बात करें तो हर चीज में सकारात्मक सोच लाना सब अच्छा है। हमारे फैमिली मेंबर्स ऐसे, जो जैसा हमारे परिवार के सदस्य जैसे हैं, हम अपने परिवार के सदस्यों को वैसा ही स्वीकार कर रहे हैं, हम अपने परिवार के सदस्यों को वैसा ही स्वीकार कर रहे हैं, ये होता है सकारात्मक दृष्टि। समझ में आया। तो सकारात्मक विज्ञान क्या करता है, तथ्यों से जो संबंधित है वे जैसे वे हैं या जैसे वे काम कर रहे हैं उनको वैसा ही स्वीकार कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे ये बताया गया कि शैक्षिक मनोविज्ञान बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करता है, जैसा वह है, जैसा होना चाहिए। तो यह एक सकारात्मक विज्ञान है। क्या बताया गया, एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडीज द चाइल्ड बिहेवियर एज इट इज, नॉट एज इट ऑट टू बी। ना कि यहाँ पे आना चाहिए, है ना कि जैसा होना चाहिए, यानी कि बच्चा जैसा है हम वैसा मान रहे, उसे स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन ये इसमें नहीं जाता है कि इस बच्चे को होना कैसा चाहिए। हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ, नहीं तुमको ऐसा होना था, तुमको वैसा होना था, मैंने ऐसा सोचा था, मैंने वैसा सोचा था, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन तुम तो ऐसे निकले। नहीं, स्वीकार कीजिए, जो जैसा है उसको वैसा ही, जो जैसा है वैसा स्वीकार करो। उसके बाद में तो ये हम क्या बोलेंगे, एक सकारात्मक सोच, और उसे ही हम सकारात्मक विज्ञान कहते हैं। लेकिन यदि हम मानक विज्ञान की बात करते हैं, यदि पूछा गया आपके एग्जाम में कि मानक विज्ञान एवं सकारात्मक विज्ञान में अंतर क्या है, तो मानक विज्ञान क्या बोलता है, नॉर्मेटिव साइंस क्या बोलता है, कि ये लोगों को बताता है कैसा होना चाहिए। मानक विज्ञान नॉर्मेटिव है, कैसा होना चाहिए। लेकिन पॉजिटिव सकारात्मक विज्ञान क्या बताता है, वो बताता है जैसा वे हैं, जैसा वे काम करते हैं वैसा ही स्वीकार कर लीजिए, जैसा वह है। ये क्या बोलता है, आप बहुत ध्यान से सुनिए। नॉर्मेटिव साइंस और पॉजिटिव साइंस लिखा है। नॉर्मेटिव साइंस क्या बोलता है, नॉर्मेटिव साइंस बोलता है, जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझते हैं,
ठीक है, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। माता पिता ने सोचा कि मेरा बच्चा आईएएस बनेगा, मेरा बच्चा आईएएस बनेगा। ठीक है, ये क्या है, बच्चे को होना चाहिए आईएएस। बच्चा क्या बन गया, बच्चा बना है एजुकेटर, बच्चा बन गया एजुकेटर, उसको अच्छा लग रहा है, यानी कि लोगों बच्चों को पढ़ा करके उसको बहुत संतुष्टि मिल रही है, बच्चा बन गया एजुकेटर। माता पिता यदि ये सोचते रह गए मेरे बच्चे को आईएएस होना चाहिए, तो वो कहलाएगा नॉर्मेटिव साइंस। माता पिता ने स्वीकार कर लिया मेरा बच्चा एजुकेटर है, तो ये होता है पॉजिटिव साइंस। जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार कर लो, उसे हम बोलेंगे सकारात्मक विज्ञान। नॉर्मेटिव साइंस हमेशा सोचता है इसको ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होता तो ठीक होता, ऐसा करो तो सही होगा, यानी कि वो होना, व्हाट ऑट टू बी, ऐसा होना चाहिए। लेकिन सकारात्मक विज्ञान बोलता है जो जैसा है अच्छा है, मुझे स्वीकार है, मुझे स्वीकार है। समझ में आया? तो शैक्षिक मनोविज्ञान क्या बोलता है? शैक्षिक मनोविज्ञान बच्चों का अध्ययन कर रहा है, बालकों का अध्ययन कर रहा है। किस क्षेत्र का वो अध्ययन है? तो शिक्षा से संबंधित बच्चों का अध्ययन है, उनके व्यवहारों का अध्ययन है। तो वो स्वीकार करता है कि अच्छा बच्चे ऐसे हैं, तो वो स्वीकार कर लिया। ये नहीं, शैक्षिक मनोविज्ञान इसमें नहीं चाहता कि अच्छा तुमको ना एकदम होशियार होना था, तुमको चीजें समझ में नहीं आती, छोड़ो मैं तुम्हारा अध्ययन नहीं करूंगा, मैं तुमको हेल्प नहीं करने वाला। नहीं, ऐसे तो नहीं होता है। तो फिर क्या होता है? इसमें ये होता है जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार। इसीलिए यहाँ पे समझ में आता है कि शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है? सकारात्मक विज्ञान है, पॉजिटिव साइंस है। आप लोगों को समझ में आ रहा है चीज? यदि आप लोगों को कुछ चीज ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आई है। मैं बिल्कुल अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगी आप सभी को समझाने की। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज एन अप्लाइड साइंस। शैक्षिक मनोविज्ञान एक व्यावहारिक विज्ञान है, अप्लाइड साइंस है, व्यवहारिक विज्ञान है। क्यों है? तो यह शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग है। मनोविज्ञान के सिद्धांतों और तकनीकों को लागू करके यह विद्यार्थियों के व्यवहार और अनुभवों का अध्ययन करने का प्रयास करता है। क्या बताया गया है कि इट इज द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल को ये कहाँ अप्लाई कर देता है? तो एजुकेशन की फील्ड में। By applying the principle and techniques of psychology, it tries to study the behavior and experience of the pupils. वही तो किया गया ना, इन्होंने जो पढ़ा किसमें? साइकोलॉजी में पढ़ा, उसको हम ऐसा करते हम एजुकेशन की फील्ड में अप्लाई कर देते, तो वही तो बन गया शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान हो गया। यानी कि इन्होंने क्या किया? इन्होंने अनुप्रयोग किया, इन्होंने वहां पे उसका प्रयोग किया है, यानी कि अप्लाई किया है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये अप्लाइड साइंस है, यह एक व्यवहारिक विज्ञान है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आगे देखिए, आगे क्या बताया गया? मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में यह किसी अन्य अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान के समानांतर है। As a branch of psychology, it is parallel to any other applied psychology. For example, educational psychology draws heavily facts from such areas as developmental psychology, clinical psychology, abnormal psychology and social psychology. क्या बताया गया है कि ये मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में यह किसी अन्य अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान के समानांतर है। जैसा कि उदाहरण के लिए हम देखें तो शैक्षिक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, फिर असामान्य मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान जैसे क्षेत्रों से भारी तथ्य प्राप्त करता है। यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो डिफरेंट शाखा होती है, जो अलग विभिन्न शाखाएं होती हैं, किसकी शाखाएं हैं ये? तो साइकोलॉजी की जो विभिन्न शाखाएं हैं, जैसे कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी हो गया, क्लिनिकल साइकोलॉजी हो गया, एबनॉर्मल साइकोलॉजी हो गया, सोशल साइकोलॉजी हो गया, ये विभिन्न शाखाएं हैं। किसकी ये शाखाएं हैं? तो ये साइकोलॉजी की विभिन्न शाखाएं हैं। तो इनका भी प्रयोग किया जाता है किसमें? तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में। यानी कि ये सभी से कुछ ना कुछ तथ्य प्राप्त कर रही है और उन सभी का अनुभव ये क्या करती है? बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करने में लगा देती, शिक्षा से संबंधित बच्चों के व्यवहार के अध्ययन में लगा देती कि हमने यहाँ से ये सीखा, हमने यहाँ से सीखा, अब हम क्या कर रहे हैं? हम अपने बच्चों को हर चीज सिखा रहे हैं।
समझ में आ रहा है? हमने अपने शिक्षकों से ये सीखा, हमने अपने गुरुओं से ये सीखा, हमने अपने माता पिता से ये सीखा, हमने बड़े बुजुर्गों से ये सीखा। अब क्या कर रहे हैं? विज्ञान दिया जा रहा है। हमने शास्त्रों से ये पढ़ा, हमने इन पुस्तकों से ये पढ़ा, हमने ये सुना, अब हम क्या कर रहे हैं? उसी को बता रहे हैं। तो यही तो है। तो एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट यही कर रहे हैं, यानी कि अप्लाई कर रहे हैं। फिर क्या आता है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ डेवलपिंग और ग्रोइंग साइंस। शैक्षिक मनोविज्ञान एक विकासशील या बढ़ता हुआ विज्ञान है, विकासशील है, तो यह नए और हमेशा नए शोधों से संबंधित है। It is concerned with new and ever new research. As research findings accumulate, educational psychologists get better insight into the child's nature and behavior. ये हमेशा कुछ ना कुछ शोध करता रहता है। जैसे शोध के निष्कर्ष जमा होते हैं तो शैक्षिक मनोवैज्ञानिक बच्चे के स्वभाव और व्यवहार के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त करते हैं। इसीलिए बोला गया विकासशील बढ़ता हुआ विज्ञान है कि अच्छा आज हमारे पास ये केस आया, जैसे कि हम मानकर चलते हैं कि कोविड-19 आया। कोविड-19 एकदम न्यू वायरस आया जहाँ पे बिल्कुल पता ही नहीं था कि किया क्या जाए। तो पहले ऐसा किया गया कि ऐसा करो, क्वारंटीन कर दो। फिर धीरे धीरे जब समय आखिर लगा, लेकिन आई तो ना, वैक्सीन तो आई। फिर उसके बाद में ट्रायल ही किया जा रहा था। हम ऐसा करते हैं अभी ये वाली दवाई देते हैं, ऐसा करते हैं अभी ऐसा कर देते हैं, ऐसा करते हैं ये वाली दवाई देते हैं, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है एग्जैक्टली देना क्या है। एक्सपेरिमेंट तो हो रहा था, जो कि अभी भी हो रहा है कि इतने सारे यदि न्यू वेरिएंट्स आते जाएंगे तो हमको किस तरीके से प्रोटेक्शन करना है। अब जैसे कि बूस्टर लग रहा है ना, तो वो क्या बताया गया है। तो उसी तरीके से शैक्षिक मनोविज्ञान भी क्या है? विकासशील और बढ़ता हुआ विज्ञान है। क्यों? क्योंकि जो निम्न हमेशा ही नए नए शोध करता रहता है और वहां से जो निष्कर्ष निकलते हैं तो उन सभी को प्रयोग करता है बेहतर जानकारी प्राप्त करने में। किसके? तो बच्चों के बेहतर जानकारी प्राप्त करने में, जैसे कि उनके स्वभाव एवं व्यवहार के विषय में। समझ में आया? इसीलिए बोला गया कि डेवलपिंग है, ग्रोइंग है। और इसी क्रम में W.A. केली ने क्या कहा है? उन्होंने लिस्टेड द नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एज फॉलोज। W.A. केली 1941 में क्या बताया गया है? W.A. केली याद रखना है ना, W.A. केली, इसको ये नाम याद रखना आप लोगों को, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो क्या बताया गया? इन्होंने शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति को निम्नानुसार सूचीबद्ध किया। क्या क्या सूचीबद्ध किया इन्होंने? बच्चे की प्रकृति का ज्ञान देने के लिए, टू गिव अ नॉलेज ऑफ द नेचर ऑफ द चाइल्ड, यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान का यदि हम प्रकृति की बात करें तो इनकी प्रकृति तो पहली बात क्या है? तो टू गिव नॉलेज ऑफ द नेचर ऑफ द चाइल्ड, यानी कि ये बच्चों की प्रकृति का ज्ञान प्रदान करते हैं। और क्या करते हैं? टू गिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर, एम्स एंड पर्पस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की प्रकृति, उद्देश्य और उद्देश्यों की समझ देते हैं। ये यदि हम प्रकृति की बात करें कि अच्छा इनकी ना प्रकृति ऐसी है, तो ये ना बच्चों की प्रकृति का ज्ञान दे दिए कि अच्छा बच्चे ऐसे हैं तो उनको ऐसे पढ़ाना है। यदि किसी बच्चे को बहुत जल्दी समझ में आया तो बिल्कुल उसको उस तरीके से पढ़ाना है। फिर किसी बच्चे को थोड़ा कम समझ में आया तो उसको थोड़ा समय दीजिए और ज़्यादा। किसी बच्चे को नहीं समझ में आता है तो उसको ज़्यादा समय दीजिए। तो प्रकृति का अध्ययन हुआ, प्रकृति, बच्चों की प्रकृति का ज्ञान प्रदान किया है। क्या? किसने? तो शैक्षिक मनोविज्ञान ने। फिर शिक्षा की प्रकृति क्या है, शिक्षा के उद्देश्य क्या है और उन उद्देश्यों की समझ प्रदान करते हैं कि पर्पस क्या होना चाहिए एग्जैक्टली शिक्षा का। क्यों? क्योंकि यदि शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति ही तो शैक्षिक मनोविज्ञान के उद्देश्य है। ठीक है, तो उसकी भी समझ देते हैं। फिर क्या है? शैक्षिक मनोविज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों तक पहुंचने में उपयोग की जाने वाली वैज्ञानिक विधियों और प्रक्रियाओं की समझ देना, टू गिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइंटिफिक मेथड्स एंड प्रोसीजर व्हिच हैव बीन यूज्ड इन अराइविंग एट द फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्या बताया गया है कि हमने किन वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया एवं हमने कौन कौन से विधियों, प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हुए हम सिद्धांतों पर पहुंचे हैं। किसके? तो शैक्षिक मनोविज्ञान के। ये तथ्य एवं सिद्धांत है कि हमने किन किन वैज्ञानिक विधियों एवं प्रक्रियाओं का प्रयोग किया, तो इसकी समझ भी प्रदान करते हैं ये। फिर क्या है? टू प्रेजेंट द प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, सीखने और सिखाने के सिद्धांतों और तकनीकों को प्रस्तुत करना कि शिक्षक कौन जो शिक्षा प्रदान करे, शिक्षार्थी कौन जो शिक्षा ग्रहण करे, इसका मतलब समझने और समझाने के सिद्धांत और तकनीकों को प्रस्तुत कौन करता है? तो शैक्षिक मनोविज्ञान। ठीक है,
फिर उसके बाद में क्या आता है कि स्कूली विषयों में क्षमताओं और उपलब्धि को मापने के तरीकों में प्रशिक्षण देना, टू गिव ट्रेनिंग इन मेथड्स ऑफ मेजरिंग एबिलिटीज एंड अचीवमेंट इन स्कूल सब्जेक्ट्स। किस तरीके से मापन किया जाए तो उसके लिए भी प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। किस चीज का मापन हो रहा है, एबिलिटी और अचीवमेंट, कहाँ, तो स्कूल सब्जेक्ट, स्कूली विषयों के संबंध में। फिर क्या है, टू गिव अ नॉलेज ऑफ, जैसे कि हम मान के चलते किसी बच्चे को मैथ समझ में नहीं आया, क्यों समझ में नहीं आया, क्या उसे पढ़ाया ठीक, शिक्षक ने सही से पढ़ाया नहीं, या शिक्षार्थी को सही से समझ में आया नहीं। कैसे मापा जाए, तो उसमें प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं। कैसे ये पता चलता है, तो एजुकेशन साइकोलॉजी उसमें भी हेल्प कर रही है। टू गिव अ नॉलेज ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों की वृद्धि और विकास का ज्ञान देना कि बच्चों की वृद्धि हो रही है, क्या बच्चों का विकास हो रहा है, इसका भी ज्ञान प्रदान करते हैं। फिर क्या है, बच्चों के बेहतर समायोजन में सहायता करना और कुसमायोजन को रोकने में उनकी सहायता करना, to assist in the better adjustment of children and to help them to prevent maladjustment, कि बच्चे किसी वातावरण में एडजस्ट हो सके लेकिन प्रिवेंट भी करेंगे, कहीं कुसमायोजन तो नहीं हो रहा है, कहीं जबरदस्ती तो बच्चा कहीं भी अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। लेट्स से हम मान के चलते हैं कि बच्चा हॉस्टल में पहुंच गया, यहाँ पे बच्चा एकदम बढ़िया था, अब वहां पे पहुंचा है तो वो बच्चे जिनकी ग्रुप में वहां जाकर के पहुंचा है तो वो लोगों की प्रकृति अलग है, बच्चा वहां पे एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो उनकी तरह नहीं है, वो उनकी तरह नहीं है। तो उससे भी प्रिवेंट करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी, उसमें भी प्रिवेंट करती है कि कहीं वो कुसमायोजन तो नहीं करने जा रहा, कहीं वो जबरदस्ती उस सिचुएशन में अपने आप को फिट तो नहीं करना चाह रहा ना। तो क्या करते हैं, या फिर हम मान करके चलते हैं कि हम स्कूल गए हैं, अब हमें हमारी प्रकृति है कि हम एकदम अलग थलग से रहते हैं, लेकिन ऐसे तो काम नहीं चलेगा। स्कूल में जाइए, लोगों से बात कीजिए, आपके क्लासमेट्स हैं उनसे बात कीजिए, उनके साथ में रहिए, एडजस्ट हो जाओगे आप लोग। तो इस तरीके से बताया गया है कि ये दोनों में हेल्प करता है, एडजस्ट करने में भी और माल एडजस्टमेंट को प्रिवेंट करने में भी। फिर क्या है, टू स्टडी द एजुकेशनल सिग्निफिकेंस एंड कंट्रोल ऑफ इमोशंस, शैक्षिक महत्व और भावनाओं के नियंत्रण का अध्ययन करने में ये मदद कर रहा है। क्या बताया गया है कि शिक्षा का महत्व क्या है, शैक्षिक महत्व क्या है, और आपको कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। भावनाओं के नियंत्रण का अध्ययन, किस तरीके से हम नियंत्रित करें अपनी भावनाओं को, वो आवश्यक है कि नहीं, तो इसमें भी ये मदद कर रहा है। फिर उसके बाद में यदि हम मान करके चले, टू गिव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ करेक्ट ट्रेनिंग, सही प्रशिक्षण क्या दिया जा रहा है बच्चों को, तो उसके सिद्धांतों और तकनीकों को समझने में भी शैक्षिक मनोविज्ञान हमारी मदद कर रहा होता है। ठीक, फिर क्या बताया गया है, इस प्रकार शैक्षिक मनोविज्ञान एक व्यावहारिक, सकारात्मक, सामाजिक, विशिष्ट और व्यावहारिक विज्ञान है। क्या बताया गया है यहाँ पे कि द एजुकेशनल साइकोलॉजी इज एन अप्लाइड पॉजिटिव सोशल स्पेसिफिक एंड प्रैक्टिकल साइंस। फिर while general science deals with the behavior of the individual in various spheres, educational psychology studies the behavior of the individual in educational sphere only. हाउ ब्यूटिफुली इट इज रिटन ना, मतलब क्लियर, कितना क्लियर कट मीनिंग है कि सामान्य विज्ञान विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तियों के व्यवहार से संबंधित है। विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तियों के व्यवहार से जनरल साइंस संबंधित है, लेकिन एजुकेशनल साइकोलॉजी ओनली रिलेट्स टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन। लेकिन शैक्षिक मनोविज्ञान केवल शैक्षिक क्षेत्र में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। और यही तो हमने लेक्चर 1 से यही चीज तो पढ़ा है, शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान, शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान, वही तो है। आपको एकदम याद हो रहा है कि नहीं, और आपको क्लास अच्छी लग रही है कि नहीं, बस ये बताइए आप लोग। अब आप बोलेंगे कि मतलब कि मुझ तक कैसे पहुंचेगी, आप लोग बोलिए तो सही, चीजें बस समझ में आ जाएंगी। आप लोग अपने आप में ही बोलिए, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग मुझे बताने आइए, नहीं, आप लोग अपने आप में, आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, इंटरेस्ट लग रहा है कि नहीं, कि अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है हमें पढ़ने में। डेफिनेटली आपको बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है ये पूरा जो सेशन होने वाला है ना हमारा,
बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा और बहुत ही मजे से आप लोग पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो इसी के साथ में मैं आज के लेक्चर को एंड करूंगी, आज के सेशन को मैं एंड करूंगी। फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन में मिलने से पहले लेकिन आप लोगों को ये भी बोलना चाहूँगी कि यदि आप सीजी व्यापम के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बिल्कुल हमारे यकीन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में यदि आप सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की कंबाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी कोर्स अवेलेबल है, उसके लिए भी आप उसमें भी एनरोलमेंट अपना करवा सकते हैं। ये यदि आप ABEO एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं। और अभी पेपर 2 चालू है, अब बहुत जल्द आप 1-2 दिन में आप सुनेंगे कि पेपर 1 भी स्टार्ट होने वाला है ना। तो पेपर 1 भी स्टार्ट होने वाला है, तो उसका भी हम पूरी जैसे पेपर 2 सफलतापूर्वक हमारा बस कंप्लीट होने वाला है, उसी तरीके से पेपर 1 भी हम बहुत अच्छे से करेंगे और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होकर के रहेगा, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होकर के रहेगा। साथ में ADEO एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन करवाई जा रही है, हॉस्टल वार्डन, RI, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, अमीन पटवारी, क्योंकि यकीन बैच में सब इंक्लूडेड है। तो आप यदि इनमें से किसी भी एग्जाम की यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बिल्कुल हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में ये जितने भी बैच हैं, आपको यदि आप किसी अन्य राज्य से बिलोंग कर रहे हैं तो ये सभी में आपको मदद करेगा। क्योंकि इंडिया GS हम इतने तरीके से पढ़ने वाले हैं कि वो आपको UPSC में आप फील करोगे कि UPSC में इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा लेवल जो है वो UPSC लेवल, CGPSC लेवल, यानी कि जो प्रेजेंट के एग्जाम पैटर्न में जिस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं उस तरीके से हम वैसा ही प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो इसी के साथ में मैं आज के सेशन को एंड करूंगी। नेक्स्ट सेशन में फिर हम बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।